डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बता दें कि बरसात के मौसम में एकदम से वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हो, आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में जब किसी के परिवार में बच्चा बीमार पड़ता है तो घर में सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। इसी मौसम में मच्छरों के अलावा गंदे और दूषित पानी से हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए का भी खतरा बढ़ जाता है। घर के अंदर फंगल और बैक्टीरिया के पनपने की भी आशंका बनी रहती है, जिससे नवजात शिशु जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसे में आपको बहुत सचेत रहना है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधानी बरतनी है ताकि वो बीमार ना पड़े। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य पर आधारित है आज का कार्यक्रम, इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें। आपको जानना चाहिए कि भारत में जो जनसंख्या है उसमें 40% जो लोग हैं या फिर कहें जो उसका 40% है उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और हर 100 बच्चों में लगभग 12 बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि बच्चों के पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकारी प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है और जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जागरूकता इसलिए कि पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चों का जो विकास है, जो शारीरिक विकास है, उस पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ मानसिक जो उनका विकास है वो भी प्रभावित होता है। इसीलिए आज हम बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य को लेकर विस्तार से समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप भी अपने शिशु या बढ़ते हुए जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री नंबर, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा और आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। विषय आपको बता दें, जैसा कि अभी तक आप विषय के बारे में समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले इस मौसम में होने वाले संक्रमण के बारे में और कैसे शिशु इससे प्रभावित हो सकते हैं, कैसे वो बीमार हो सकते हैं। इसीलिए मौसम के बदलाव से शिशुओं में होने वाली जो समस्याएं हैं उसको लेकर कैसे जागरूक रहें, उनके लक्षणों को कैसे आप समझें, इसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनसे आज के विषय पर हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे। आप हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप नवजात शिशुओं में जो कॉमन समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो लक्षण होते हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे और आप से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। और साथ ही हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे दूसरे मेहमान देखिए जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चौधरी प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान से प्रोफेसर डॉक्टर भरत भोयर जी हैं हमारे साथ, जो कि बाल रोग विभाग के अतिरिक्त निदेशक हैं और एचओडी हैं, जो कि खास तौर पर बच्चों में पोषण और उनके खान पान पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। आपके बहुत सारे ईमेल्स भी हम तक पहुंचते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हम रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें इस विषय के तमाम पहलुओं को हमने समेटने का प्रयास किया है, ताकि आप भी समझें कि इस मौसम में किस तरह के लक्षण हो सकते हैं। आपका जो नवजात है वो किसी बीमारी के घेरे में आए उससे पहले ही आप उसके आसपास किस तरह का सुरक्षा का कवच बना सकते हैं, अपनी सावधानी से, अपनी सूझबूझ से। आइए देखते हैं रिपोर्ट। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अब जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर बढ़ते हुए जो बच्चे हैं,
उन पर हमला कर सकता है। आर्द्रता होती है मौसम में, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसीलिए कई तरह के इन्फेक्शंस भी बढ़ने की आशंका रहती है। तो आइए इस रिपोर्ट पर हम नजर डालते हैं। उगलती गर्मी, परेशान हैं बूढ़े भी और बच्चे भी। गर्मी ने जहां घर से निकलना दूभर कर दिया है, वहीं पेट के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में अपच, पेट दर्द और उल्टी के मरीज लगातार देखे जा रहे हैं। इन दिनों खानपान में लापरवाही से डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, खूनी पेचिश, पीलिया का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते, लेकिन बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया आंतों में घुसकर हमें बीमार जरूर कर देते हैं। गौरतलब है कि वायरस और बैक्टीरिया छोटी आंत के अंदर की सतह पर चिपक कर टॉक्सिन छोड़ते हैं, जो आंतों की सेल यानी कोशिकाओं की परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे मिचली, उल्टी और मरोड़ के साथ पेट में हल्का दर्द भी हो सकता है। कई बार तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। अब यदि बात करें नवजात शिशु या बच्चों की, तो छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी बीमारियां घेरने लगती है। हालांकि गर्मी के मौसम में बच्चों का गला खराब होना, बुखार, उल्टी और दस्त होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिसका पता ही नहीं चल पाता कि वह किस समस्या से परेशान है। बता दें, भारत की जनसंख्या का 40% 14 साल से कम बच्चों का है। उसमें हर 100 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। बीमारी और मौत छोटी उम्र के बच्चों पर ही ज्यादा हावी रहते हैं। क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि उसे तकलीफ क्या है, वो तो सिर्फ रोने की भाषा जानता है और रोता जाता है। लेकिन समय रहते यदि लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो बच्चे को रोगों से बचाया जा सकता है। इसलिए जरूरत है जागरूकता की, उस जागरूकता की जो बच्चों के जीवन को बचा सकता है, समय समय पर दिए जा रहे टीकाकरण के जरिए। हालांकि बच्चे को जन्म से लेकर कब कब कौन सा टीका लगना है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए सरकारी अस्पतालों में कार्ड भी बनाए जाते हैं। लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके शिशु को कौन से स्तर पर कौन सा टीका लगेगा। याद रखें, हर टीका शिशु को विभिन्न बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इंद्रधनुष टीकाकरण का लाभ उठाएं। कहते हैं, समय पर प्रतिरक्षण बच्चों को दे सुरक्षित जीवन। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने जागरूकता और जानकारी से संबंधित एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाया है और आप भी, हमें पूरी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखकर कुछ और ज़्यादा जागरूक हुए होंगे। और अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि देखिए ये मौसम बारिश लेकर आता है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे खेतों के लिए, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीज़न है, सबकी टकटकी लगी रहती है मॉनसून पर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये मौसम हमारी सेहत के लिए कई बार कठिनाइयाँ भी लेकर आता है, खासतौर पर वो लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग आते हैं। बच्चे हमने अक्सर देखा कि बहुत बीमार हो जाते हैं इस मौसम में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत ये महत्वपूर्ण सवाल है, खास करके जो हमारे भाई बहन ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि
जो हमारे मौसम में बदलाव हुए हैं उनसे क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो अगर बच्चों को ध्यान में रख के हम बात करें तो जैसा कि बारिश होगी तो ये एक संभावित बात है कि हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा होगा जी, जी। और पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छर भी पैदा होंगे। तो ऐसे में मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां आप सभी जानते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां मच्छरों के माध्यम से ही हमें मिलती हैं। तो अगर हम मच्छरों से बचाव रख सके तो इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। घर के आसपास अगर हम पानी ना भरने दें, अगर भरा है तो उसको जल्दी निकाल दें, और अगर किसी वजह से वो पानी नहीं निकल सकता तो उसमें केरोसिन का थोड़ी सी मात्रा डाल दें, जी जी। तो मच्छर नहीं पलेंगे। फिर कुछ अपनी सावधानियां रखिए आपकी, जैसे कपड़े आपने पहनने हैं तो पूरे आपका शरीर ढका होना चाहिए, जिससे मच्छर को काटना आसान नहीं होगा। और फिर उसके बाद में आपको रात को सोते वक्त अगर आपके घर में मच्छर है तो मच्छरदानी का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सावधानी रख के हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। और जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, देखिए बारिश हो रही है, बच्चों को बारिश बहुत पसंद आती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मच्छर, मक्खी, कीड़े वगैरह भी बढ़ जाते हैं, जिससे जो बच्चों को काट सकते हैं। तो एक तो ये कि बच्चों को बिल्कुल कवर करके भेजें, चाहे वो स्कूल जाएं या फिर नीचे घर के बाहर खेलने के लिए जाएं। ये सावधानी तो बहुत बेसिक है, जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर भरत, एक कॉलर है, पहले हम कॉलर से बात करते हैं। विपिन है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है, सागर से। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरे दो सवाल है। पहला सवाल में था कि देखा जाता है बच्चों को कि ज्यादातर इस मौसम में मतलब बरसात में दस्तों की समस्या बहुत ज्यादा आती है और बच्चों को दस्त बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसका विशेष कारण क्या है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और दूसरा सवाल में था कि कई बार देखा जाता है बच्चे पानी में नहाते हैं तो उनको कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं शरीर में, तो इससे भी कैसे बचें ये जानना था। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है विपिन जी आपके। तो पहला सवाल डॉक्टर भरत आपसे ही है, ये जो उन्होंने दो सवाल किए हैं, एक तो ये जो डायरिया की समस्या हो जाती है इस मौसम में, और दूसरा बच्चे हैं थोड़ी शैतानी करेंगे ही, बारिश होगी तो बाहर निकलने का उनका मन मचलता है, लेकिन ये स्किन प्रॉब्लम्स, कई बार ठंड भी लग जाती है बच्चों को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन था, बच्चों को बारिश के दिनों में दस्त होती है, सबसे ज़्यादा दस्त लग जाती है। तो जब बच्चों को दस्त लगने के जो कारण पूछे उन्होंने क्या क्या हो सकते हैं, कि दस्त के लक्षण जो कारण होते हैं इन दिनों में हम तो जानते हैं कि डैम्प वातावरण होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के लिए बहुत सुटेबल वातावरण होता है, बैक्टीरिया फैलती है, पनपती है और उसके कारण बच्चों को ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण बच्चों में दस्त, उल्टी, बुखार, सर ये पानी के माध्यम से ज़्यादा जी कॉन्टेमिनेटेड वाटर भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ तो बारिश के कारण पानी भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है और उसके कारण ऐसा पानी अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चे में दस्त लगना एक स्वाभाविक बीमारी इस मौसम में मिलती है, दिखाई देती है। तो ऐसे सिचुएशन में साथ साथ में कुछ कॉन्टेमिनेटेड वाटर या से लगने से, या बच्चे बारिश में खेलते हैं, घास में खेलते हैं, तो उनके कारण उनको कुछ इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके कारण भी स्किन इन्फेक्शन के कारण एलर्जी, रैशेस, खुजली, ये सारे लक्षण बच्चों में सर हम देखते हैं कि इस मौसम में बच्चों को काफ़ी समस्या होती है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई जो हमारे दो सवाल थे हमारे दर्शक के, विपिन जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया था। अब सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे ये तो बात हुई कि बच्चों को लूज मोशन हो जाना, दस्त हो जाना, इसके अलावा स्किन रैशेस होना, कई बार खुजली होना, इसके अलावा और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेते? कई बार हम देखते हैं बच्चे चिड़चिड़ बहुत करते हैं, बार बार कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर वो उनका स्वभाव भी बदल जाता है और उसे हम समझ नहीं पाते कि क्या ये ह्यूमिडिटी की वजह से है या फिर पेट में दर्द गैस की वजह से, या कई हम सोचते हैं बच्चे बहाना बना रहे हैं स्कूल ना जाने का। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर भरत? जनरली क्या होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर या कॉन्टेमिनेटेड फूड से बच्चों में इन्फेक्शन होता है। पेट में इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे में कोलिक पेन होता है। बच्चे का जब पेन होता है तब बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, बच्चों में हो सकता है फीवर भी हो, कुछ उल्टी जैसे लक्षण भी हो, नौसिया भी हो। ये सारे सिम्टम्स इन बच्चों में
हो सकते हैं इन्फेक्शन के कारण, और बच्चे उसके कारण पेट में दर्द ये लक्षण लेके भी आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले कॉज को देखना है कि क्या कारण हो सकता है इसमें। अगर कोई इन्फेक्शन एक कॉज है तो इन्फेक्शन के सबसे पहले हमें किसी डॉक्टर को पास के दिखा के इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। अगर कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं, कोई अदर कॉज है बच्चे में, तो उस कॉज को भी हमें रूल आउट करना है इन्वेस्टिगेशन के जरिए, और उसके बाद में हम उसको उस डिजीज़ को नष्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ये है कि विशेषज्ञ से ज़रूर कंसल्ट करें। कई बार बच्चे जब इस तरह की शिकायत करते हैं तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता नहीं, और अगर वो बीमार पड़ गए तो रिकवरी पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आइए, एक दर्शक है नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। उनका हम सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। हेलो जी नमस्कार सर, स्वागत है। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो बदलते हैं मौसम में, बरसात के दिनों में जो पानी, नाली का कूड़ा कचर और कौन कौन से बीमारी को जन्म देते हैं मच्छर, तो ऐसी दशा में जो मच्छरों के द्वारा जो बीमारियां बच्चों में पैदा होती है, उससे बचने के लिए हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ बातें तो भी हमने चर्चा में शामिल की थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े तो फिर से हम दोहरा देंगे। डॉक्टर वीरेंद्र, जैसे ये कह रहे हैं कि जो गंदा पानी है, रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है, नालियों का पानी, सड़ता हुआ पानी है, मच्छर मक्खी, इनसे और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और क्या प्रिवेंशन है इसका। जी देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और ये जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है कि बरसात में बारिश की वजह से जो समस्याएं आएंगी उनसे हम कैसे बचें, और अगर किसी वजह से वो बीमारी हो जाती है तो फिर हम उस बीमारी की गंभीरता को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पानी की दूषित होने की वजह से परेशानी होती है वो दस्त लगना होता है, और दस्त जब लगते हैं तो बच्चे में पेट में दर्द, चिड़चिड़ा होना, उसको बुखार भी आ सकता है, ये सब आम लक्षण होते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे को दस्त लगना शुरू हो गया तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमारी भारत सरकार ने पूरे एक छोटे से छोटे गांव तक ये दवाई पहुंचा रखी है, जिसको हम जिंक की दवाई कहते हैं। जिंक और ORS का एक घोल होता है जिसको हम जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने आप दवाई की दुकान से लेके कर सकते हैं। बच्चे को अगर दस्त हुआ तो उसमें दस्त की वजह से जो परेशानी होती है वो पानी की कमी की वजह से होती है। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में आपने बच्चे को पानी की कमी होने से बचाना है। अब अगर मान लीजिए बच्चा छोटा है और माँ का दूध पीता है तो उसको माँ का दूध आप पिलाते रहिए, और साथ में अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको ORS का घोल भी दीजिए। जी जी। साथ में जो भी आपका पास में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाइए और सलाह ले लीजिए। अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार है, पेट फूल रहा है या दस्त के साथ खून आ रहा है, तो ये लक्षण ऐसे हैं कि जो आपको गंभीरता की तरफ बताते हैं, और बच्चे का हॉस्पिटल में जाना, अस्पताल में जाना बहुत ही जरूरी होता है। जी जी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जी। अब दूसरी चीज़ आपने एक और पूछी थी कि पानी से जो और समस्याएं होती है अगर पानी दूषित हो जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दस्त कई प्रकार के होते हैं। वायरल दस्त भी हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है जो कि बहुत ही गंभीर होता है और पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी पैदा कर देता है। इसके साथ में आप सबने सुना होगा पेचिश हो जाती है, या बच्चों के पेट में दूसरी जगह इन्फेक्शन हो जाता है, आंत में सूजन हो जाती है। ये बहुत ही समस्याएं हैं जो इस मौसम में आम तौर पे देखी जाती हैं। तो इन सब के बारे में एक ही सलाह है कि आप घरेलू उपचार जो आपको बताया गया वो करें, और तुरंत चिकित्सक से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। जी जी बिल्कुल। सर, ये सावधानी के बारे में भी जानना चाहते थे कि अगर ये ऐसा मौसम है तो किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ तो पॉइंट्स हमें डिस्कस कर लिया, आपने ORS के बारे में बताया। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमारे शरीर में फोड़े, फुंसी, इस तरह की समस्याएं भी काफ़ी हो जाती हैं, इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं कि हमारी स्किन में इन्फेक्शन हो गया, फुंसियाँ हो रही है, बहुत कॉमनली ये छोटे बच्चों में देखी जाती है। तो इसके लिए जो कीटाणु है वो हमारे इस एनवायरनमेंट में जब भी आर्द्रता ज़्यादा बढ़ती है, जिसको ह्यूमिडिटी हम कहते हैं, अगर ये बढ़ती है तो ये कीटाणु बहुत आसानी से पनपने लगते हैं, और जब ये आसानी से पनपते हैं तो हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं और हमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। जी जी। वो अंदर भी इन्फेक्शन होते हैं, बॉडी के बाहर स्किन पर भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं सर। एक कॉलर है, विवेक हैं, जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया है। विवेक जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है।
हेलो विवेक जी। विवेक जी, टेलीविजन पहले म्यूट कर दीजिए आप। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर मैम, नमस्कार। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। बोल रहा हूँ मैम कि लीवर में पास हो गया है, जो मवाद जम जाता है, तो ये 8 साल की बच्ची है। हेलो जी बताइए, फिर से बताएं सवाल आप। जो लीवर में पास जम गया है, जो मवाद नहीं होता। किसके बारे में आप ये पूछ रहे हैं? जी मेरी बहन है। अच्छा, ठीक है सर, कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? देखिए, जो लिवर आप बता रहे हैं, लिवर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे पीलिया भी हो जाता है और तेज बुखार आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है, और अगर किसी को भी, बच्चे को या बड़े को, लिवर में पस कलेक्ट हो गया तो वो घर पे इलाज नहीं हो सकता, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में एक सिरिंज से या ट्यूब के जरिए से उस पस को निकाला जाएगा और कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे और उसके बाद वो स्वस्थ हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं। अभी तक हमने जाना कि इस मौसम में जो बारिश है, जो पानी रुका हुआ है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, या फिर जो इन्फेक्शन है वो कौन कौन से हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है। अभी फिलहाल हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवजात शिशुओं के बारे में। जो बच्चे बिल्कुल पैदा हुए हैं उनके लिए क्या करना है, उस वक्त उनके स्वास्थ्य को लेकर कौन कौन से मानक है जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एक माँ के और पिता के तौर पर आपको किन किन बातों को लेकर जागरूक होना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। मौसम में कैसे आप लक्षणों को समझें, क्या उपचार हो, जो जिस तरह का मानसून का सीजन है, बारिश है, कई तरह के संक्रमण की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब हम बात करेंगे नवजातों की, यानी शिशु जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो सर मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो कई बार बच्चा रोता नहीं है और ये मान लिया जाता है कि कोई बात अभी नहीं रोया, थोड़ी देर बाद रो लेगा। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस बच्चे की सुनने की क्षमता ठीक है कि नहीं है, इसे भी पहचानने में काफ़ी देरी हो जाती है। तो ये जो शुरुआत में ही क्या होना चाहिए, क्या मानक हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर्स को भी और माता पिता को भी जागरूक होना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हर माँ बाप के पास होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब आपको पता लगे कि अब आप माँ बाप बनने वाले हैं और आप हॉस्पिटल में जाते हैं, माँ का चेकअप कराते हैं, उसी समय इन बातों को भी डॉक्टर के साथ आप पूछें, बात करें, तो आपका जो ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा होगा और आपको आने वाली समस्याओं से बहुत निजात मिल जाएगी जी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखी गई। एक तो ये है कि अगर बच्चे का जन्म घर में हुआ है तो जन्म के टाइम पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा पैदा होने के साथ ही रोना शुरू कर दिए। और अगर बच्चा नहीं रोया तो फिर आपको ध्यान से देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत समय से पहले पैदा हो जाता है और उसकी रोने की आवाज़ बहुत तेज नहीं होती तो आपको नहीं पता लगता जी। लेकिन अगर बच्चा सांस ले रहा है और ठीक से सांस ले रहा है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, एक तरह से प्री मैच्योर है, तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसको समस्याएं ज़्यादा आने की संभावना है जी। दूसरी चीज़, जो नवजात शिशु होता है उसको भी सुनने की पूरी क्षमता जन्म के टाइम पर ही कुदरत ने दी होती है जी। तो अगर आपने देखा कि जैसे
कोई हम आवाज़ पैदा करते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है घर में, तो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा चौंक जाते हैं। हाँ, एक बिल्कुल तुरंत उसके गिरते ही चौंक जाते हैं। वो एक रिएक्शन है कि बच्चे को उस आवाज़ का विश्लेषण हुआ दिमाग में और उसका रिस्पॉन्स आया, उसका जवाब आया, इसलिए बच्चा चौंक गया। तो अगर आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा और बच्चा आपको लगता है कि वैसे अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है, दूध भी ठीक पी रहा है और हाथ पैर भी ठीक चला रहा है, तो आप थोड़ा सा 1 महीना या 2 महीने का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीना होते भी आपको ऐसा लगता है कि इस बच्चे को शायद सुनाई नहीं पड़ रहा, अगर कोई आवाज़ होती है या कोई चीज़ गिरती है तो बच्चे का जवाब नहीं आता, रेस्पॉन्स नहीं होता, कोई भी हाथ पैर या उसकी दिनचर्या या उसकी कार्यकलाप में कोई फ़र्क नहीं नोटिस होता, तो आपको फिर अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सुनने की अगर बच्चे की क्षमता, कई बार ऐसा होता है कि उसकी नहीं होती है, कुछ कारण होते हैं माँ के पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से या जन्म के समय पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो सर ये समस्या क्या ताउम्र रहती है या कुछ समय के लिए होती है? जैसे कई बार हम ये मान लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में मान लेते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, ये टेम्परेरी समस्याएं हैं। जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बच्चे के सुनने की क्षमता को जानने का तरीका वो उतना परफेक्ट नहीं है, तो शायद हम जान नहीं पाते, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है 2 महीने 3 महीने पे वो हम फिर जानने लगते हैं कि बच्चा सुन रहा है और उसका जवाब भी आ रहा है। तो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब 2 या 3 महीने का बच्चा होता है और उसको हम प्यार करते हैं तो बच्चा मुस्कुराना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण होता है। जी। तो अगर बच्चा 3 महीने का हो गया और वो मुस्कुराने का जवाब भी नहीं दे रहा और आप कोई आवाज़ पैदा कर रहे हैं और बच्चे की हाथ पैर हिलाने में या किसी चीज़ में कोई आप बदलाव नहीं नोटिस कर रहे, तो ये परमानेंट भी हो सकता है। इसलिए उसका मशीन से टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। तो ये अति आवश्यक है कि हम डॉक्टर के पास पहुँचे। बिल्कुल। डॉक्टर भरत, एक हम शिशु में और समस्या देखते हैं, वो है कब्ज़ की। ये कब्ज़ क्यों होता है और इतने छोटे बच्चों के साथ क्या किया जाए अगर ऐसा होता है, इसमें मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन एक कॉलर है कैलाश प्रजापति, उनका हम पहले कॉल ले लेते हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? कैलाश जी, कैलाश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम, बताएं सर। अधिकांश देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में कभी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, पीलिया हो जाता है, तो ये क्या लक्षण है इसके? अच्छा ठीक है, पीलिया के बारे में हम जानना चाहते हैं। सर पीलिया पर आएंगे, लेकिन डॉक्टर भरत, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कब्ज़ की समस्या, और साथ ही आयुर्वेद क्या कहता है, शिशुओं को लेकर आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है? हाँ, कब्ज़ की जो प्रॉब्लम है बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में हमें मिलती है। जनरली ये जो कब्ज़ है पहले 2-3 महीने से ही बच्चों में, हमें कई बच्चों में मिलती है। इनिशियली तो ऐसा भी हमें कुछ पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि बच्चा जब भी हम दूध पिलाते हैं तब बच्चा पोटी कर देता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट कभी कभी कब्ज़ भी बच्चों में मिलती है। तो ये कब्ज़ जो बच्चों में होती है वो कब्ज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता है कि बच्चों में कब्ज़ हो रही है, हमारे किचन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कब्ज़ पे काम करती है। जैसे कि सिंपल से हरड़, आपको पता है त्रिफला है, त्रिफला में हरड़ होती है। हरड़ को हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में कहा हुआ है यस्य माता नास्ति तस्य माता हरितकी। हरितकी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि जहाँ पर माता नहीं है, माँ नहीं है, उस सिचुएशन में उसको हरड़ को बच्चों को देना चाहिए। और हरड़ के जो भी उपयोग बताए वो विभिन्न, कभी उसको पका के, कभी उसको घिस के देने के लिए कहा गया है। तो इस सिचुएशन में जब बच्चे में कब्ज होती है उस समय सिंपल से आपकी जो हरड़ होती है उसको घिसो, मदर के मिल में घिस के आप उसको चटा सकते हो दिन में 2 बार 3 बार कब्ज को देखते हुए। जी। उसके साथ साथ में हमारे पास त्रिफला होता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसमें हम त्रिफला का पाउडर भी दे सकते हैं, जिसमें हरड़ होती है, बेहड़ा होता है, आंवला होता है। ये तीनों का पाउडर भी हम बच्चे में दे सकते हैं। और बहुत से मार्केट में इसका सिरप भी मिलता है, हम उसको बच्चों को सिरप भी दे सकते हैं। इसके साथ में हमारे घर में मुनक्का होती है, बहुत सारी मुनक्का की मुट्ठी भर के मुनक्का आप उस बच्चे को खाने के लिए दे सकते हो। साथ में जो हमारा डाइट है बेबी का, जो उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स को दे दीजिएगा। डाइट में आप थोड़ा सा मिल्क ज़्यादातर दे दीजिएगा। उसमें मिल्क के साथ में आप गर्म घी डाल के बच्चों को दे दीजिए। आप मिल्क जो दे रहे हो आप गर्म मिल्क दीजिए, ठंडा नहीं देना है। उसमें घी डाल के दे दीजिए, चीनी डाल के दे दीजिएगा।
उसको आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों के खाने में ज़्यादातर ऐड करिए। पराठा देगी तो पराठे में भी आप ग्रीन वेजिटेबल मिक्स करके पराठा दे दीजिए। इन सब कारणों से ये जब आप उपाय करेंगे तो धीरे धीरे बेबी का जो कॉन्स्टिपेशन है धीरे धीरे कम होते जाएगा। जी जी बिल्कुल। अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, तो वो आप आपके नज़दीक के हॉस्पिटल में या नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में दिखा के फिर उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर वीरेंद्र, अब जैसे कि एक हमारे कॉलर थे कैलाश जी, ये जानना चाहते थे कि जो बच्चों में पीलिया की समस्या हो जाती है ये क्यों होती है, और अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो कैसे इसे समझे कि ये कितना गंभीर पीलिया है, क्या करना चाहिए? जी कैलाश जी, देखिए पीलिया दो तरह का होता है। एक पीलिया होता है जो हमारे दूषित पानी या खाने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसका कीटाणु, और वो हमारे जिगर में सूजन पैदा कर देता है। तो ये आमतौर पे हमारे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में या जो हमारे भाई बहन शहरों से थोड़ा दूर रहते हैं और जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है पीलिया का, उनको ये वाला पीलिया बहुत कॉमनली देखा जाता है। ऐसे में बचाव, जिस तरह से अभी हमने बात की थी कि दस्त से बचाव करने के लिए हमें जो सावधानियां रखनी है, पानी हमने दूषित पानी से पीने से बचना है, दूषित खाने को खाने से बचना है। और अगर कहीं ऐसी हालत हो गई कि जैसे 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश हो रही है, आपके पास कोई पानी सेफ पानी नहीं मिल पा रहा आपको, या ऐसा पानी नहीं है कि जिस पे आप भरोसा कर सकें, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो पानी को उबाल के ठंडा करके आप खास करके बच्चों को उसका सेवन कराएं, और दूसरा काम कर सकते हैं कि आपका जो पीने का पानी है जिसको आप नल से लेते हैं या जो भी आपका सोर्स है या कुएं से लेते हैं, उसको छान के एक अच्छे बर्तन में रखें और उसमें क्लोरीन की एक गोली मिला लें। लेकिन मात्रा भी ध्यान रखनी चाहिए जी, मात्रा ध्यान रखनी पड़ेगी। और जहाँ से आप क्लोरीन, आपके स्वास्थ्य केंद्र पे क्लोरीन की गोलियां भी मिलती हैं, वहाँ से आप लेंगे, वो आपको समझा देंगे कि आपका पानी का जो बर्तन है वो कितना बड़ा है। उसमें अगर हम जो मोटे तौर पे देखते हैं, अगर हमें ज़्यादा पानी इकट्ठा करना हो तो 1000 लीटर में 5 मिलीग्राम क्लोरीन की सिर्फ ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत कम मात्रा से ये पानी हमारा पीने योग्य बन जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, खास करके जब बहुत लंबे टाइम तक बारिश हो जाती है तो ये हम सावधानियां रख सकते हैं। एक और आपने सवाल पूछा था कि बच्चे को निमोनिया भी हो जाती है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब भी मौसम बदलता है तो कुछ कीटाणु, कुछ वायरसेस हमारे इस मौसम, बदलते मौसम में बच्चों को संक्रमित करते हैं। जी सर। तो अगर कोई भी बच्चा आपको ऐसा लगे कि जिसकी सांस बहुत तेज चल रही है, और सांस तेज चलने के साथ अगर बच्चे का कपड़ा आप ऊपर करें और उसको देखें कि सांस लेते वक्त उसकी छाती में एक गड्ढा सा भी पड़ रहा है, तो ये साइन एक ऐसा है, ये ऐसा लक्षण है जो गंभीर निमोनिया की तरफ हमें समझाता है। तो ऐसे में इस बच्चे को तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है, और वहाँ पे हो सकता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, उसको दवाइयों की ज़रूरत हो, और अस्पताल में रखना पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति ना आए, हम यही कामना करेंगे कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो सलाह दी जा रही है उन्हें आप बहुत ध्यान से सुने। डॉक्टर भरत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक हम मोटे तौर पर बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है तो आयुर्वेद क्या कहता है कि कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखें, और कौन सी वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा तो होता ही हो सकता है, थोड़े दिनों बाद ये चीज़ चली जाए। मतलब आयुर्वेद इसे किस तरीके से देखता है? एक स्वस्थ शिशु जो जन्म होता है, किसे कहा जाता है कि वो स्वस्थ शिशु है? डॉक्टर भाई। हाँ, स्वास्थ्य की जो आयुर्वेद में परिभाषा दी हुई है, समदोष, समधातु, समाग्निश्च, तो ये जो सारी चीज़ें बच्चों की धातु दोष समस्थिति में होना चाहिए, साथ साथ में उसकी मानसिक स्थिति भी समस्थिति में होनी चाहिए, तो इसको स्वास्थ्य बोलते हैं। तो बच्चा अगर रोता है, पैदा हो गया है, बच्चा होने के बाद में नॉर्मली रोता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, वेट, जिनकी एंथ्रोपोमेट्री जिसको कहते हैं वो सारी नॉर्मल है, तो वो बच्चा हम कहेंगे कि स्वस्थ है। जो सुनता है, सुना हुआ कहता है, तो वो बच्चा हम उसको कहेंगे कि स्वस्थ है। साथ साथ में बच्चों को भूख लगती है, बच्चा नॉर्मली रोता है, बच्चा सूसी पोटी नॉर्मल वे से करता है, तो उसको हम कहेंगे कि बच्चा स्वस्थ है।
जी जी। तो ऐसे स्वस्थ बच्चे में हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि एक स्वर्ण प्राशन का एक जात कर्म संस्कार में इसका संस्कार बोलते हैं, 16 संस्कार आयुष्य में होने चाहिए, तो 16 संस्कारों में एक संस्कार है जात कर्म संस्कार। और उस जात कर्म संस्कार में हमारे आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन के बारे में लिखा है और स्वर्ण प्राशन करने के लिए कहा है। और स्वर्ण प्राशन के जो उन्होंने गुणधर्म प्रॉपर्टीज बताई है, वो प्रॉपर्टीज में बच्चे को स्वर्ण प्राशन को इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्राशन क्या होता है ये भी समझा दे दर्शकों को। स्वर्ण प्राशन में क्या क्या होता है कि स्वर्ण भस्म, शहद और कोई घी, कोई भी घी, बचादी घी हो सकता है, नॉर्मल गोघृत हो सकता है, इसको मिला के हम बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर एज ए इम्यूनिटी बूस्टर बच्चों को देते हैं पुष्य नक्षत्र पे हर साल में। ये हम जन्म से लेके दे सकते हैं अप टू 16 साल तक की ये स्वर्ण प्राशन बच्चे में कर सकते हैं। जनरली अभी सभी कई सारे स्टेट्स में, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी इसको चालू किया है। तो जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, कर्नाटका है, हरियाणा है, यूपी है, कई स्टेट ने ये स्वर्ण प्राशन स्टार्ट किया है। और स्वर्ण प्राशन को उन्होंने इम्यूनोमॉड्यूलेटर बताया है, बेबी के हेल्थ बढ़ाने के लिए कहा हुआ है, बेबी को उन्होंने जो डिसीजेस ना हो इसके लिए ये स्वर्ण प्राशन को इम्प्लीमेंट किया है कई स्टेट्स ने। ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, और ये भी अच्छा लगा। और हम स्वस्थ बालक में इसको कर सकते हैं। ठीक है, सभी स्वस्थ बालक। जी जी। डॉक्टर वीरेंद्र, अब पोषण पर आ जाते हैं, क्योंकि सर ने अभी कुछ ऐसी बातें बताई जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर चाहे कोई भी उम्र हो, पोषण का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। मतलब आप कितना अच्छा भोजन करते हैं, पोषण से भरपूर भोजन आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या जो जवान हैं। तो पोषण क्या है बच्चों के लिए, वो पोषण किस तरीके से हमारे माँ बाप सुनिश्चित करें और किस तरह का भोजन होना चाहिए, अलग अलग उम्र के हिसाब से बताएं सर। जी हाँ, तो देखिए कि जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चों की जो अवस्था होती है उसमें हमें भोजन की ज़रूरत है। वो एक तो बच्चे के शरीर को बढ़ने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उनकी आवश्यकता होती है, और दूसरा जो हमारा शरीर है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसकी एक मेटाबॉलिज्म है जो चलती रहती है, उसको बनाए रखने के लिए। जैसे कि हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, इन सब के लिए हमें एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो सब भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो भोजन का बहुत एक ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। और अगर हम जैसा कि आम धारणा है कि अगर हम 3 दिन तक पानी ना पिए तो हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, और 1 महीने तक खाना ना खाएं तो हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, ये बड़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं है। बच्चों में इनके गंभीर प्रभाव शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो उसको जो हमारी भारत सरकार आज की तारीख में सब जगह ये चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे हर जगह फैला रही है, वो है कि 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के हर भाई बहन से ये प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें और सुनिश्चित करें कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध अवश्य मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो उसको बहुत सारी समस्याओं से वहीं से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो हमारा जो वातावरण है, इस वातावरण में बहुत अनगिनत तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं और तरह के चैलेंजेस हैं, वो सब उस बच्चे के आसपास होने से उसको संक्रमित होने का खतरा होता है। तो ऐसे में माँ का दूध मिलना उसके लिए एक वरदान होता है। तो जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो बच्चा अगर सिर्फ 6 महीने तक का है और उसको माँ सिर्फ अपना दूध पिला रही है तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का दूध एक ऐसा है कि जिसको शायद हम आम भाषा में अमृत के समान कह सकते हैं। बिल्कुल, कहते भी हम तो स्तनपान अमृतपान। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसे में अगर आप कभी आपको लगे कि बहुत गर्मी है और बच्चे को पानी की कमी हो जाएगी, आप कुछ ना सोचें, सिर्फ अपना दूध पिला दीजिए। आपको लगेगा कि बच्चे को अभी बहुत देर से रो रहा था, ये खेल रहा था, इसको और ताकत चाहिए, आप अपना दूध पिला दीजिए। तो 6 महीने तक तो सिर्फ आप कुछ और मत याद रखिए, सिर्फ याद रखिए कि अपना दूध पिलाना। लेकिन
कई बार एक और हमारी जो धारणा जुड़ी होती है वो ये होती है, जो हमारी माताएं बहनें आती है तो वो अक्सर ये कहती हैं कि बच्चे को दूध पूरा नहीं पड़ रहा। जी जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुदरत ने हमारे शरीर में इस तरह के सिस्टम बनाए हैं, तंत्र बनाए हैं, मॉनिटर करने के जरिए बनाए हैं कि बच्चे को जितना दूध चाहिए, अगर माँ उतना दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश करे तो वो दूध अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आप अपने दिमाग में कोई प्रेशर ना रखें, कोई परेशान ना हो, अपने खाने का ध्यान रखें और साथ में बच्चे को दूध से ज़रूर लगाएं और बच्चे को दूध पीने दें। जी जी, हम सभी जानते हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है सर, और हमारे दर्शक भी ये सवाल भेजते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। रणजीत है सुपौल और बिहार से, उन्होंने कॉल किया है। रणजीत जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो रणजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? रंजीत नाम है इनका, माफ कीजिएगा। रंजीत जी सवाल बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार। कह रहा हूँ मेरा 12 साल का लड़का है, यानी उसको सिर में दर्द यानी क्या 2 महीना से बराबर हो रहा है, दवाई भी करवा रहा हूँ तो नहीं ठीक हो रहा है, इसका कोई उपाय है सर? में दर्द होना सर, 12 साल का बच्चा। जी देखिए, 12 साल का बच्चा एक ऐसी उम्र का बच्चा है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल जाता होगा और पढ़ाई भी करता होगा। तो 12 साल की उम्र में आमतौर पे सबसे पहले जो काम किया जाता है, बच्चे की आंखों का एक चेक कराना होता है कि उसकी नज़र में कोई कमज़ोरी तो नहीं है। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है और जब बच्चा अपना काम करने की कोशिश करता है, पढ़ता है, तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आंखें टेस्ट करा लें आप, और अगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें जी। ये तो एक आम धारणा की बात है, लेकिन कभी कभी कुछ अंदर बीमारी भी हो सकती है। तो अगर कभी भी बच्चे को ऐसा लगे कि सर दर्द के साथ में कभी उसको गफलत होती हो, बेहोशी होती हो या फिट्स आता हो, तो ये गंभीर समस्या, तुरंत डॉक्टर के पास जाए जी। या सर दर्द के साथ में बच्चे को उल्टी होती है, तब भी आप डॉक्टर के पास जाना जरूरी है जी। अगर ऐसा नहीं है और आपने आंखें भी टेस्ट करा ली हैं तो कोई गंभीर समस्या नहीं है। इसमें आप बच्चे को उस समय बस दर्द से आराम देने के लिए जो बुखार की दवाई होती है, जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, हम सभी घरों में अवेलेबल होती है, उसको हम दे देंगे तो बच्चे को आराम मिल जाएगा और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर दर्द अगर ऐसा होता है तो इसे बिल्कुल आप देखिए कि जो जो बातें सर ने हमें बताई है, डॉक्टर साहब ने बताई है, वो ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि कहीं इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही आपके बच्चे के साथ। और जैसे कि हमने अभी चर्चा शुरू की थी स्तनपान पर, यानी माँ का दूध जिसे अमृतपान भी कहा जाता है, ये बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों कहा जाता है इसे अमृत? स्तनपान को लेकर और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसे हर माँ को जानना चाहिए, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कहते हैं जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है। माँ के महत्व को कई फिल्मों में भी कई बार दर्शाया गया है। जाहिर है हम सब माँ के महत्व को तो जानते हैं, लेकिन क्या हम माँ के दूध के महत्व को जानते हैं? आज के वक्त में स्वास्थ्य के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, माँ की छाती से चिपकता एक शिशु जब आनंद विभोर होकर मुस्कुराता है और हर 2 घंटे में जब भूख लगने का संकेत करता है, तब अपने बच्चे को स्तनपान कराने वाली माँ को जिस सुख का अनुभव होता है, उतना ही उसके अबोध शिशु को भी। लेकिन बहुत से बच्चे स्तनपान से वंचित भी रह जाते हैं और कई बार तो महिलाएं भी इधर उधर की बातों को सुनकर या फिर कहें कि जानकारी के अभाव में इसके महत्व को नहीं समझती। गौरतलब है कि भारत में कुपोषण और डायरिया शिशु के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बता दें, जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता, दूसरों की तुलना में उसके अस्वस्थ होने की आशंका 14 गुना बढ़ जाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश में जन्म लेने वाले हर 1000 बच्चों में से 40 के मृत्यु की सबसे बड़ी वजह निमोनिया और डायरिया होती है। और इसका एक कारण होता है शिशु को ठीक मात्रा में मां का दूध न मिलना। जी हाँ, सच तो यह भी है कि केवल 24.5% बच्चे
जहां जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध यानी माँ का वो गाढ़ा दूध जिसे अमृत कहा जाता है पी पाते हैं, वहीं 46.4% बच्चे 6 महीने तक माँ का दूध पीते हैं। बता दें, नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती। ऐसे में माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नामक तत्व होने के कारण शिशु को दूध से ताकत तो मिलती ही है, उसकी आंतों में रोगाणु भी नहीं पनपते। जी हाँ, माँ के दूध में एंटीबॉडीज होती है जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है और बच्चे के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, उसे सुरक्षित रखती है, उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। गौरतलब है कि स्तनपान कराने से न केवल शिशु बल्कि माँ के सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। जरा सोचिए, हम सभी जब इस दुनिया में आए तो पहला चेहरा अपनी माँ का ही देखा है। तभी तो प्रकृति ने शिशु के लिए सबसे पहला आहार माँ का दूध बनाया है। यकीनन ये स्तनपान शिशु को एक नए जीवन से जोड़ता है, शक्तिशाली और स्वस्थ समाज का रास्ता खोलता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा आपने कि बच्चों के लिए माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है और इस पर कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें अपने सवाल कॉल कर बता सकते हैं। तो सर, अभी डॉक्टर भरत, हमने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से बच्चों के लिए स्तनपान बहुत आवश्यक है और हमने रिपोर्ट में भी ये बात कही कि कई बार अभाव की कमी, जानकारी का अभाव रहता है। इधर उधर की बातें सुनकर कई बार जो माएँ हैं वो भी इसकी गंभीरता को, इसके महत्व को नहीं समझ पाती हैं। आयुर्वेद की भाषा में मैं समझना चाहूँगी कि बच्चों के उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और विकास के लिए माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे के शारीरिक मानसिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है कि माता का दूध कितना इम्पॉर्टेंट है। जन्म के 1 घंटे के बाद 6 महीने तक बेबी को माँ का दूध ही देना है। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फीड बेबी को दे सकते हैं। वो माँ का दूध बेबी को 2 साल तक दे सकते हैं। अब आपका इसके पहले कुछ सवाल आया था कि कुछ मदर्स को लगता है कि मुझे दूध कम आता है, या मैं फीड प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ, बेबी मेरा कमज़ोर है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है कि जितने ज़्यादा बार मदर बेबी को दूध पिलाएगी उतने दूध बेबी को आएगा। और हर एक मदर का मिल्क जो होता है अपने बच्चे के लिए हेल्थ के हिसाब से सफिशिएंट होता है। फिर भी कुछ सिचुएशन में माता का मिल्क कम हो सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में स्तन्य जनन एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन बताई हुई है, जिसमें 10-10 मेडिसिन चरकाचार्य या वाघभट्ट ने बताई है। तो उसमें स्तन्य जनन एक गण बताया है। उसमें स्तन्य जनन गण में कई सारी मेडिसिन बताई है। उसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, दर्भ, कुश, काश, कई सारे मेडिसिन है। उसमें से आप शतावरी और अश्वगंधा आप लोग सभी जानते हो, नॉर्मल मार्केट में भी मिलती है, इसकी गोलियां भी मिलती है, इसका पाउडर भी मिलता है। तो शतावरी का जो पाउडर है वो मदर को हम दूध बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। दूध के साथ में शतावरी की कुछ टैबलेट्स मिलती है मार्केट में, वो भी दे सकते हैं। लेकिन कोई भी पाउडर, कोई भी मिल्क डॉक्टर के सलाह के बगैर आपको लेनी नहीं है। जी 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 जी। सर, अब जैसे कि हम बहुत सारी माँओं की हम अक्सर ये चर्चा सुनते हैं कि बच्चे ने कुछ दिनों बाद दूध छोड़ दिया या बच्चे ने दूध पीना पसंद ही नहीं किया। क्या ये हो सकता है कि बच्चे को माँ का दूध पसंद ही ना आए? कुछ बच्चे हफ्ते भर में 10 दिन में छोड़ देते हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि सालों साल नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ माँ को क्या करना चाहिए कि नहीं, बच्चों को दूध पसंद नहीं आए ऐसे हो ही नहीं सकता। मदर का मिल्क बेबी को पसंद ही आता है, बेबी लेता है। कोई और कारण हो सकता है जिसमें बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। हो सकता है कुछ मदर के निपल्स में कोई इश्यू हो, स्तन में कोई प्रॉब्लम है, या कोई अपसेस हो, वहाँ पे रिट्रैक्टेड निपल्स हो जो बेबी शक नहीं कर पाता हो, तभी बेबी दूध पीना छोड़ देगा। अगर कोई ऐसी शारीरिक विकृति है तो उसको देखना चाहिए, डॉक्टर को नज़दीक के दिखाना चाहिए। अगर उसकी जो भी फर्दर मैनेजमेंट है वो मदर ने करनी चाहिए ताकि बेबी ठीक से दूध पिए और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक से हो जाए। जी जी। डॉक्टर वीरेंद्र, जो एक आपने पहले भी चर्चा में कहा कि कई माँ को लगता है कि उनका दूध जो है सफिशिएंट नहीं है, मतलब
बच्चे को जितना चाहिए पेट नहीं भरता, वो रोता है फीड करने के बाद भी। और हाँ, हमने ये भी देखा है कि कई माएँ ये भी एक ऑप्शन रखती हैं कि वो ब्रेस्ट फीड के साथ साथ वो फार्मूला मिल्क भी कि हफ्ते मतलब दिन में एक बार फार्मूला मिल्क भी दे दिया जाए और बाकी टाइम अपना भी फीड कराए। तो ये सही है क्या, मतलब कॉम्बिनेशन एक तरीके से जो मैंने काफ़ी कॉमन देखा है। जो कुदरत ने हमें दिया है, पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मान लीजिए माँ को कोई दवाई खानी पड़ रही है किसी बीमारी की वजह से, और ये माँ अपने बच्चे को उस दवाई की वजह से दूध नहीं पिला पा रही है, या माँ की अपनी खुद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायद इस हालत में नहीं है, वो अस्पताल में दाखिल है या कोई और कारण है, तो ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन ये बहुत कम देखे जाते हैं, इनकी हम चर्चा शायद इस यहाँ पे ना करें तो बेहतर है। जो आम तौर पे माताओं को ये भ्रम होता है कि मेरा दूध मेरे बच्चे को पूरा नहीं पड़ता। मुझे लगता है तो सभी माँ को लगता है कि बच्चे को पूरा ये एक तरह का भ्रम ही है। मैं इसको सिर्फ यही कहूँगा कि भ्रम है जी। हमारे पास जब अस्पताल में बच्चे बीमार होके दस्त के साथ या निमोनिया के साथ दाखिल होते हैं और हम जब माताओं से बात करते हैं तो ये सवाल बहुत आम तौर पे उभर के आता है। तो जब हम उनको बहुत एक संपूर्ण तरह से सांत्वना देते हैं, उनके साथ में जो या तो उनके पिताजी हैं या दादी जी हैं या जो भी परिवार से हैं, उनको जब हम समझाते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है और बच्चे को दूध पिलाने से दूध की मात्रा बढ़ने लगती है और बच्चा अपने नॉर्मल प्रोसेस में आ जाता है और उसको कोई परेशानी नहीं होती। जी बिल्कुल। एक कॉलर है, अभिजीत है, नालंदा बिहार से, उन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। अभिजीत जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो अभिजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बताएं सर, सवाल बताएं अपना। मैडम एक बच्चा है जिसका उम्र 1 साल हुआ है जी, और बच्चा जन्म से ही जब वो सांस लेता है मैडम तो होता है क्या कि आवाज आता है उसको, मतलब कि सांस जो है ना आवाज आता है, दिन में जाके रहता है तो भी आवाज आता है, सोए रहता है। ठीक है, हम बिल्कुल समझ गए सर। मैं डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ जी उसका इलाज क्या है, सही इलाज क्या है? बिल्कुल सर, ये कई बार बच्चों की सांस लेते हुए आवाज़ आती है और डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा ये, लेकिन माँ बाप को यहाँ पर तसल्ली नहीं होती। सर ये किस वजह से होती है और क्या ये गंभीर मतलब इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? जी हाँ, देखिए जैसे आपने कहा कि बच्चा 1 साल का हो चुका है, अब इसमें 2-3 बातें देखने की ज़रूरत यह है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या बच्चे को दूध पीने में कोई परेशानी होती है, या अब 1 साल का बच्चा हो गया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो घर में बना हुआ कोई भी खाना सारे खाने के थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो सेवन कर रहा होगा। तो अगर बच्चे को खाने में कोई परेशानी नहीं है और जिस समय बच्चा जाग रहा होता है और दूध पीने में खेलने में भी कोई परेशानी नहीं है, और सिर्फ ये परेशानी एक जब बच्चा रोता है या अपसेट होता है उस समय ज़्यादा होती है और बाकी सोते वक्त उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये गंभीर समस्या नहीं है, हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के आसपास जब हो गया बच्चा तो एक बार डॉक्टर के पास जाना अति आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सांस लेने का पाइप हमारे गले में होता है, जहाँ से हम सांस को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, उसमें थोड़ा सा कमजोरी होती है जो उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन वो आमतौर पे देखी जाती है कि साल होने तक ठीक हो जाती है। तो अगर ये 1 साल का बच्चा हो गया और ठीक नहीं हो रही है तो जांच करने की आवश्यकता जरूर है और अस्पताल जाना चाहिए। जी, बट थोड़ा सा इंतजार करें, कई बार अक्सर बच्चों में होती है समस्या। जैसे सर ने कहा कि जो विंड पाइप सर शायद गले की पाइप होती है वो सक्रिय होती है या फिर कमज़ोर होती है, इस वजह से साल भर ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो सर, क्योंकि हमने स्तनपान पर बहुत बात की, डॉक्टर भरत मैं चाहूँगी कि हमारी माँ को ये भी बताएं कि स्तनपान को लेकर क्या ध्यान रखना है, मतलब कितने बार कराना है, कब कराना है, बच्चों को स्तनपान का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, कम शब्दों में सर? देखिए ऐसा है, स्तनपान बेबी पैदा होने से 1 घंटे से आपको स्टार्ट करना है। जी। बेबी
जन्म के बाद में सोता ही रहता है, उठने के बाद में जब भी रोता है इमीडिएटली उसको दूध देना है। जितने बार डिमांड, ऑन डिमांड, बेबी की जितने बार डिमांड बेबी मतलब करता है, जितने बार रोएगा, जितने बार डिमांड करेगा उतने बार आपको दूध देना है, उतने बार आपको दूध पिलाना है। और बेबी का जो वेट, हाइट, उसके सूसी नॉर्मली जो करता है बच्चा, उस हिसाब से अगर करता है तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सही ढंग से हो रही है, ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए आपने। और रेगुलर बेसिस पे आपको बेबी को जितना ज़्यादा दूध पिलाओगे उतना ज़्यादा आपको दूध आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर वीरेंद्र आपका भी, डॉक्टर भरत आपका भी, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, हमने शुरुआत की बारिश में होने वाले संक्रमण से और हमने ख़त्म किया शिशुओं के स्वास्थ्य के साथ, स्तनपान के साथ, यानी तमाम जो आयाम है उसे आज के कार्यक्रम में हमने कवर करने का प्रयास किया। हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ होगा, वो इन बातों का ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे आपके ईमेल्स भी हम तक पहुंचते हैं और उन ईमेल्स में किस तरह के सवाल हैं। दरभंगा से एक हमारे पास ईमेल आया है और ये है राकेश कुमार मधुबनी से। ये कहते हैं कान में कम सुनाई देने की समस्या है, तो इसके लिए क्या करें। इसी तरीके से एक और हमारे पास ईमेल आया है जयपुर से। इस ईमेल में क्या है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। ज्योति कुमारी हैं जो कहती हैं कमर दर्द और बेवजह की थकान रहती है, राजस्थान से हैं वो ये। और इसके अलावा जो एक और हमारे पास यानी जो तीसरा मेल है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें, जिसमें हमारे तमाम दर्शक अपनी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो सभी दर्शकों के जो सवाल हैं इसे कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। इसकी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से 2 दिन पहले दे दी जाएगी। आप ये ईमेल एड्रेस देख लें swasthkisanlive@gmail.com, जिस पर आप अपने सवाल हमें एडवांस में भेज सकते हैं और जब हम उस विषय को कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो आपके ईमेल का भी जवाब अपने विशेषज्ञों से लेंगे। और इसी के साथ ही इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आप मौसम का मज़ा लीजिए, बारिश का मज़ा लीजिए, बच्चों को भी इंजॉय करने दीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे और हर सीज़न का भरपूर आनंद ले सके, उनको भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। लेंगे यहाँ पर इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। रासलीला का आपने पिछला परफॉर्मेंस दिया और अब एकदम से ऐसे बॉडी मूवमेंट एंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये बहुत ही मॉडर्न कर देती है फोक को। इसने उड़ीसा को एकदम अलग ही कलर और अंदाज में हमको दिखा दिया है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आए हुए हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारत में इन दिनों मछली पालन का व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। हैचरी यूनिट में केवल मत्स्य बीज का उत्पादन होता है। मैं राहुल परमार आ रहा हूं अपना स्टार्टअप सफर लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पशु के दूध का रंग जब बदलने लगे, थन
में सूजन दिखने लगे। पशुपालकों को ये बीमारी कर सकती है आर्थिक रूप से परेशान। समय पर करें इसकी पहचान, साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। कैसे करें रोग पर नियंत्रण और क्या है कारण, देखिए दुधारू पशुओं में थैलेला रोग, लक्षण और बचाव। इस रविवार अपना पशु चिकित्सक लाइव शाम 6:30 पर सिर्फ डीडी किसान पर। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish. डीडी किसान, बदलते भारत की शान।